नमस्कार। कक्षा 12वीं के पुस्तकालय एवं लेखाकर्म इस विषय के अंतर्गत साझेदारी संस्था के अंतिम लेखे इस अध्याय में हम उदाहरण क्रमांक 2 आज हल करेंगे। इस उदाहरण को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और यह उदाहरण मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उसमें से भी कॉपी में उतार सकते हैं। अब ये जो उदाहरण है इसको मैंने यहाँ से हल किया है। सबसे पहले यहाँ पर व्यापार लेखा, लाभालाभ लेखा और उसके बाद यहाँ पर स्थिति विवरण तैयार किया है। आपको अपनी कॉपी में ये दोनों व्यापार एवं लाभालाभ लेखा और स्थिति विवरण ये दोनों के आपको प्रारूप तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हम यह जो उदाहरण है इसको पूरा अच्छी तरह से रीड कर लेंगे ताकि इसमें क्या दिया हुआ है यह हमारे ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें इस उदाहरण में 2 साझेदार दिए हुए हैं, राहुल तथा रोशन, और इनका लाभालाभ अनुपात है 1:1, अर्थात ये समान अनुपात में अपना लाभ हानि बांटते हैं। इनकी 31 मार्च 2002 को परीक्षा सूची इस प्रकार से दी गई है। इसमें विकलन आदि के दिए हैं, हस्तस्थ रोग, भूमि तथा भवन, वाहन, फर्नीचर, विविध अधमर्ण, प्राप्य विपत्र, प्रारंभिक स्कंध, भृति, वेतन, अशोध्य ऋण, यात्रा व्यय, विद्युत व्यय, व्यापार व्यय, क्रय विक्रय प्रत्यय, ये विकलन आदि के यहाँ पर दिए हुए हैं। और समाकलन में दिया हुआ है विक्रय क्रय प्रत्यय, और उसके बाद में प्राप्त किराया, और उसके बाद में अधिकोष अधिविकर्ष, देय विपत्र और पूंजी लेखे राहुल और रोशन दोनों साझेदारों के पूंजी लेखों के आदि के यहाँ पर दिए हुए हैं और नीचे में समायोजनाएं दी गई है। तो सबसे पहले हम परीक्षा सूची का जो ये यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण में परीक्षा सूची का मार्किंग कर लेंगे। इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्किंग कैसे करना है। जैसे जो पद व्यापार लेखे में जाते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है, इसीलिए उसकी मार्किंग टी करना है। और जो पद लाभालाभ लेखे में जाते हैं जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है, इसीलिए उसको पीएल ऐसे मार्किंग करना है। और उसी प्रकार से जो पद संपत्ति पार्श्व में जाते हैं स्थिति विवरण के, उसको असेट कहते हैं, इसीलिए उसकी ए मार्किंग करना है। और जो पद देयता पार्श्व में जाते हैं जिसे लाइबिलिटीज़ कहा जाता है, इसीलिए उसकी जो मार्किंग है वह एल ऐसे की करना है। और यह इसलिए करना है क्योंकि हमें हिंदी में तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इंग्लिश का भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए यह जो मार्किंग है इसके बहाने आपका इंग्लिश में थोड़े नाम वगैरह आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहले यहाँ पर हस्तस्थ रोग दिया हुआ है, सबसे पहले हम परीक्षा सूची को हल करते हैं और उसको मार्किंग करते हैं और उसके बाद में उसको हल करना शुरू करते हैं। तो हस्तस्थ रोग यह असेट पार्श्व में जाता है स्थिति विवरण के, इसीलिए उसको ए मार्किंग की है। भूमि तथा भवन भी ये असेट का पद है, इसलिए इसको ए मार्किंग किया है। उसी प्रकार से वाहन को भी ए मार्किंग किया है। फर्नीचर भी यह असेट है, इसीलिए ए मार्किंग किया है। विविध अधमर्ण ये भी संपत्ति पार्श्व में हम दिखाते हैं, इसीलिए इसको ए मार्किंग किया है। प्राप्त विपत्र को भी ए मार्किंग किया है क्योंकि ये भी हम संपत्ति पार्श्व में दर्शाते हैं। आपको इसके लिए पूरा प्रारूप याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पद कहाँ पर दर्शाया जाता है। इसके प्रारूप मैंने पहले ही आपको लर्न करने के लिए कहा था, वो आपने कर लिए होंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रारंभिक स्कंद दिया है। यह प्रारंभिक स्कंद जो है यह व्यापार लेखे का पद है और व्यापार लेखे के प्रारूप में सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है, इसको टी मार्किंग कहते हैं, टी मार्किंग करेंगे। उसी प्रकार भृति यह भी व्यापार लेखे का पद है, इसलिए इसको टी मार्किंग किया है। उसके बाद में वेतन यह लाभालाभ लेखे में लिखते हैं, इसीलिए इसको पीएल मार्किंग किया है। औषधि ऋण भी यह पीएल का पद है, इसीलिए इसको पीएल मार्किंग किया है। यात्रा व्यय भी यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पद है, इसीलिए इसको पीएल मार्किंग किया है। विद्युत व्यय उसी प्रकार व्यापार व्यय ये सभी लाभालाभ लेखे में आते हैं, इसीलिए इनको पीएल मार्किंग किया हुआ है। उसके बाद में क्रय यह व्यापार लेखे का पद है, इसलिए इसको टी मार्किंग किया है। विक्रय प्रत्यय यह भी टी मार्किंग किया है क्योंकि यह भी व्यापार लेखे में आता है। अब ये सारे विकलन की मार्किंग हमने कर ली। उसी प्रकार अब समाकलन में भी विक्रय जो है यह ट्रेडिंग अकाउंट अर्थात व्यापार लेखे में जाता है, इसीलिए इसको टी मार्किंग किया है। क्रय प्रत्यय को भी टी मार्किंग किया है क्योंकि ये भी यहाँ पर हम लोग क्रय में से माइनस करके इसको बताते हैं। उसके पश्चात है प्राप्त किराया जो है यह आय होती है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अर्थात लाभालाभ लेखे में लिखते हैं, इसीलिए पीएल मार्किंग किया है। अधिकोष अधिविकर्ष यह अल्पकालीन ऋण होता है जो कि चालू लेखे पर हमें प्राप्त होता है,
इसीलिए यह क्या है, लायबिलिटी है, इसीलिए इसको एल मार्किंग किया है। इसको देयता पार्श्व में प्रदर्शित करना है। उसके पश्चात देय विपत्र भी हमारी देयता है, इसीलिए एल मार्किंग किया है। पूंजी लेखों को भी हम देयता पार्श्व में लिखते हैं। अब पूंजी लेखे दो साझेदारों के पूंजी लेखे यहाँ पर दिए गए हैं, राहुल तथा रोशन, जो कि यहाँ पर हम उदाहरण में देख चुके हैं। उसके पश्चात ये मार्किंग हो गई हमारी ये परीक्षा सूची की। उसके बाद में समायोजनाओं को हम बाद में देखेंगे। पहले हम परीक्षा सूची को पूरा हल कर लेते हैं, और वह कैसे हल करना है ताकि हम आसानी से और सरलता से और जल्दी से जल्दी कैसे हल कर सकते हैं, मैं यह आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहला पद है हस्तस्थ रोग। हस्तस्थ रोग, जैसा कि पहले स्टार्टिंग से हमको परीक्षा सूची स्टार्ट करनी है और एक एक पद करके पूरे पद हमें यहाँ से समाकलन तक पूरे यहाँ पर लेके जाना है, और उसको हमें उस लेखे में लिखते जाना है जहाँ जहाँ पर उसको हमें दर्शाना है। तो यहाँ सबसे पहले हस्तस्थ रोग है। हस्तस्थ रोग को ए मार्किंग किया हुआ है। स्थिति विवरण में संपत्ति पार्श्व में हस्तस्थ रोग हम लिख देंगे यहाँ पर 5500। उसके पश्चात भूमि तथा भवन दिया हुआ है, और यह भूमि तथा भवन, इसके ऊपर में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि नीचे में जो समायोजनाएं दी होती है वह पढ़ के उसको हमको यहाँ पर डॉट करना होता है। तो यह जो समायोजनाएं दी हुई है वह हम पहले देख लेते हैं। 31 मार्च 2002 को प्रारंभिक स्कंद का मूल्य 38,000 रुपये था, तो इसकी मार्किंग है टी तथा ए। और उसके बाद में अदत्त वृत्ति 500 रुपये थी, इसकी मार्किंग है टी तथा एल। यह किस तरीके से हल करना है मैं जब समायोजनाएं समझाऊंगी उस समय मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में पूर्व प्राप्त किराया दिया हुआ है, इसकी भी मार्किंग है -PL और एल। और उसके पश्चात है भूमि तथा भवन, वाहन और फर्नीचर पर अवक्षय। तो यह जो अवक्षय है इसके प्रतिशत हमें दिए हुए हैं, ये कैलकुलेट करके हमको यहाँ पर जो परीक्षा सूची में पद दिए हुए हैं भूमि तथा भवन का जो आधिक्य रहेगा उसमें से यह अवक्षय की राशि हम माइनस करते हैं, जैसा कि मैंने 11वीं में आपको सिखाया है। इस प्रकार से यह जो भूमि तथा भवन है इसको हमने डॉट कर दिया है। उसी तरीके से वाहन व्यय को डॉट कर दिया है। फर्नीचर को भी यहाँ पर हमने डॉट किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या है, समायोजन में हमें समायोजन में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर हमको उदाहरण हल करते वक्त इसको हमको दर्शाना है, इसीलिए इसको डॉट करके रखा है ताकि हम ये समायोजन को भूल न जाए। और उसके पश्चात में नीचे में यहाँ पर जो वृत्ति है, यहाँ अदत्त वृत्ति यहाँ पर समायोजन में दी हुई है, इसीलिए इसको भी डॉट करके रखना है। और ये तीनों संपत्तियाँ और यह जो वृत्ति है यह व्यापार लेखे में दर्शाई जाती है। अदत्त वृत्ति का समायोजन हम व्यापार लेखे में करेंगे, वह उस समय मैं समझा के दूंगी आपको। अब ये हो गए हमने ये जो पूर्व प्राप्त किराया है इसको भी हमें डॉट करना है। इससे रिलेटेड पद परीक्षा सूची में प्राप्त किराया दिया हुआ है, इसीलिए प्राप्त किराए को हमने डॉट करके रखा है। और इसका समायोजन कैसे करना है मैं आपको जब ये समायोजन हल करेंगे तब मैं समझा के दूंगी। तो अब चलिए पहले एक एक पद करके हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हस्तस्थ रोग दिया है। हस्तस्थ रोग यह संपत्ति का पद है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्थिति विवरण में यहाँ पर हस्तस्थ रोग लिखा है 5500। उसके बाद है भूमि तथा भवन 38,000, इसको इनर में लिखना है क्योंकि इसके ऊपर में समायोजन है, अभी हमने देखा था। तो यह अवक्षय का जो समायोजन है उसके लिए यहाँ पर पहले जगह छोड़ देनी है, यह बाद में लिखना है। जब हम समायोजन हल करेंगे तब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए एक लाइन आपने छोड़ देना है और 38,000 इनर कॉलम में लिख के रखना है। उसके पश्चात है फर्नीचर। फर्नीचर जो यह भी हमारा संपत्ति पार्श्व में दर्शाया जाने वाला पद है, और यहाँ पर हमने 15,000 यह फर्नीचर दिखाया है। उसी प्रकार वाहन, उससे पहले वाहन है जो कि हमको यहाँ पर स्थिति विवरण में दर्शाना है, ए मार्किंग की हुई है, इसलिए इसको संपत्ति पार्श्व में हमने दर्शाया है इनर कॉलम में 16,000। उसके बाद में फर्नीचर है, फर्नीचर को हमने इनर कॉलम में दर्शाया है 15,000। और उसके बाद में नेक्स्ट है विविध अधमर्ण। विविध अधमर्ण जो होते हैं यह भी संपत्ति पार्श्व में दर्शाए जाते हैं, इसमें लेकिन कोई समायोजन न होने के कारण इसमें हमें कोई जगह नहीं छोड़नी है और सीधा आउटर कॉलम में विविध अधमर्ण लिख देना है। विविध अधमर्ण की राशि है 10,000, जिसे हमने आउटर कॉलम में लिख दिया है। उसके पश्चात प्राप्त विपत्र, यह भी संपत्ति पार्श्व का पद है, इसीलिए प्राप्त विपत्र को, और इसमें कोई समायोजन नहीं होने के कारण इसको आउटर कॉलम में हमने लिख दिया है 8,000 रुपये। उसके पश्चात में ये अंतिम स्कंद जो यहाँ पर आया है वो समायोजन में से आया है। अंतिम स्कंद कभी भी यहाँ पर परीक्षा सूची में दिया हुआ नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने संपत्ति पार्श्व के जो भी पद थे विकलन पार्श्व में वो सारे लिख डाले हैं। उसके पश्चात प्रारंभिक स्कंद आया है, हमको कंटिन्यूस एक एक पद लेके दर्शाना है। प्रारंभिक स्कंद व्यापार लेखे का
पद है इसी, और वह सबसे पहले लिखा जाता है व्यापार लेखे में। तो प्रारंभिक स्कंद पहले यहाँ पर 30,000 रुपये लिख देना है। उसके बाद है वृत्ति। वृत्ति यह भी व्यापार लेखे का पद है, लेकिन इसको डॉट किया हुआ है, इसमें हमें समायोजन करना है, इसीलिए वृत्ति को हमको इनर कॉलम में लिखना है 4,000 रुपये, और उसमें से अवक्षण अदत्त वृत्ति को ऐड करने के लिए जगह छोड़ देनी है, क्योंकि वह समायोजन में दिया हुआ है। समायोजन की प्रविष्टियाँ मैं आपको बाद में समझाऊंगी, और उसे बाद में ही लिखा जाना चाहिए ताकि हमारी कोई गलती ना हो। अभी हम केवल परीक्षा सूची के पद लिख रहे हैं। तो वृत्ति जो है 4,000 रुपये इनर में लिख देने के बाद में एक लाइन छोड़ के उसको यहाँ पर लाइन खींच के उसको आउटर में बाद में हम दिखाएंगे कितनी राशि आउटर में आती है समायोजन के बाद। उसके बाद में पद दिया हुआ है परीक्षा सूची में, यहाँ पर वेतन। वेतन यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पद है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा व्यापार लेखा है। मैंने कंबाइन व्यापार लेखा और लाभालाभ लेखा बनाया, आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। इसमें वेतन जो है 10,000 रुपये यहाँ पर मैंने इसमें आउटर में लिखा है, क्योंकि इसमें कोई समायोजन नहीं है। उसके बाद है अशुद्ध ऋण। अशुद्ध ऋण का एक फार्मूला है जो कि मैंने आपको कक्षा 11वीं में भी पढ़ाया था और बताया था कि उसे किस तरह से लिखना है। यह यहाँ पर पूरा का पूरा फार्मूला लिख देना है। उसमें जो पद यहाँ पर हमारे उदाहरण में दिए हुए हैं वो वाले पद हम यहाँ पर लिखेंगे, और यदि उदाहरण में कोई पद इसमें से नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर डैश डैश करना है। तो यहाँ पर अशुद्ध ऋणों का फार्मूला पहले लिख देते हैं। अशुद्ध ऋणों प्लस नया अशुद्ध ऋणों प्लस नई संदिग्ध ऋण संचिति माइनस पुरानी संदिग्ध ऋणार्थ संचिति। तो यहाँ पर अशुद्ध ऋण 700 रुपये दिया हुआ था, तो हमने इसको PL मार्किंग की है और वह यहाँ पर हम अशुद्ध ऋणों के रूप में यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद में आता है यात्रा व्यय। यात्रा व्यय यह लाभालाभ लेखे का पद है 1,500। इसमें कोई समायोजन नहीं है, इसीलिए आउटर में सीधा हमने लिख दिया इसको। उसके बाद में विद्युत व्यय, यह भी लाभालाभ लेखे का पद है 2,400। यह हमने सीधा आउटर में लिखा है क्योंकि समायोजन नहीं है। उसके बाद में क्रय, यह व्यापार लेखे का पद है, इसको T मार्किंग किया हुआ है, इसीलिए व्यापार लेखे के विकलन पार्श्व में, ये विकलन के सारे पद यहाँ जहाँ भी लिखेंगे हम विकलन में ही लिखेंगे, और समाकलन के पद समाकलन में ही जाएंगे, इसीलिए विकलन के पद हम विकलन में लिख रहे हैं। व्याक्रय जो है यहाँ पर व्यापार लेखे के विकलन में आता है, और उसके फॉर्मेट के हिसाब से हमको यहाँ पर क्रय माइनस क्रय प्रत्यय ऐसे लिखकर जगह छोड़ देनी है। जब क्रय प्रत्यय आएगा तब यहाँ पर क्रय प्रत्यय लिखेंगे। तो हम फिलहाल यहाँ पर क्रय के सामने में 58,000 रुपये जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यह राशि यहाँ पर इनर में हम लिख देते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर क्रय प्रत्यय की राशि लिखेंगे तब उसको उसमें से माइनस करके यहाँ पर घटा के आउटर कॉलम में लिखनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये क्रय तक हम आ गए थे, और ये विक्रय प्रत्यय है। विक्रय प्रत्यय यह भी व्यापार लेखे में आता है, लेकिन इसको विक्रय में से माइनस करके दिखाते हैं। अर्थात अगर विक्रय में से माइनस करना है कोई भी पद, यदि विकलन का पद यदि समाकलन के पद में से माइनस करना है, जैसे विक्रय या समाकलन का पद है और यहाँ पर हमने व्यापार लेखे में विक्रय यहाँ पर समाकलन में दिखाया है, तो विक्रय का शुद्ध विक्रय निकालने के लिए हमको उसमें से विक्रय प्रत्यय माइनस करना पड़ता है, जो कि विकलन पार्श्व में दिया रहता है। और जो विकलन पार्श्व का पद यदि समाकलन में लिखना होता है तो उसको माइनस करके दर्शाएंगे, तभी वह सही होगा। तो यहाँ पर विक्रय में से जो विक्रय प्रत्यय है 2,500 रुपये हमने माइनस किया है, और यह आउटर में हमने शुद्ध राशि यहाँ पर माइनस करके दिखाई है। लेकिन विक्रय का पद आने का है हमारा, इसीलिए हमने सिर्फ विक्रय प्रत्यय की राशि 2,500 रुपये यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ के जो विकलन के पद है परीक्षा सूची के, वो हमारे समाप्त हो चुके हैं। उसके पश्चात हम समाकलन में आते हैं। समाकलन में हमने विक्रय, सबसे पहला पद है विक्रय। विक्रय को हमने यहाँ पर, यह विक्रय जो है यह यहाँ पे T मार्किंग किया हुआ है, यह व्यापार लेखे का पद है, इसीलिए इसको व्यापार लेखे में समाकलन पार्श्व में लिखा है 95,500। समाकलन के पद हमेशा समाकलन में ही लिखते हैं, आपको पता है। उसके पश्चात हमने यहाँ पर जो विक्रय प्रत्यय पहले ही लिख दिया है 2,500, ये इसमें से माइनस करके हम आउटर में लिख सकते हैं, वो आता है 93,000। अब यहाँ पर जो विक्रय है यह हमने कर दिया। उसके पश्चात क्रय प्रत्यय। क्रय प्रत्यय यह जो है विक्रय, ये यहाँ पर विकलन में से माइनस करके दर्शाना पड़ता है, क्योंकि यह समाकलन में दिया हुआ है। समाकलन का पद यदि हमें फॉर्मेट के हिसाब से विकलन में दर्शाना होता है तो उसको माइनस करके दर्शाएंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर क्रय में से क्रय प्रत्यय माइनस किया हमने, तो आउटर में शुद्ध राशि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 56,000। 2,000 जो है यह हमने समाकलन में से 2,000 रुपये यहाँ पर लिख दिया है 2,000 रुपये, और यह माइनस करके आउटर में 56,000 रुपये लिखेंगे। उसके पश्चात है प्राप्त किराया दिया हुआ है। यह प्राप्त किराया जो है लाभालाभ लेखे का पद है। लाभालाभ लेखे में हमें प्राप्त किराया यहाँ पर
लिखना होता है। सबसे पहला पद लाभालाभ लेखे में समाकलन में सकल लाभ आता है, जो कि यहाँ पर व्यापार लेखे से स्थानांतरित होने वाला है। तो इसके लिए हमें जगह छोड़ देनी या फिर उसको लिख के रख देना है। पहले जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तभी यह हमें सकल लाभ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिख देना चाहिए। उसी प्रकार से जो पद फिक्स है उनका हमें पहले से ही नोटिंग कर लेना चाहिए, जैसे प्रारंभिक स्कंध, क्रय माइनस क्रय प्रत्यय, यह फिक्स है इसकी जगह। और वैसे यहाँ इधर भी विक्रय माइनस विक्रय प्रत्यय, इसकी भी जगह यहाँ फिक्स है। इसलिए इसको प्रारूप बनाते समय हमको ये सिर्फ इनर कॉलम में ये हेडिंग्स जो है वो लिख के रख देनी चाहिए। तो उसके बाद में अभी हम यहाँ पर प्राप्त किराया जो समाकलन में दिया हुआ था इसमें लेकिन समायोजन है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, पूर्व प्राप्त किराया भी है नीचे में। तो इसकी जो प्रविष्टि हम जब करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं और 1800 रुपये जो ये प्राप्त किराया है इनर में लिख देंगे ताकि हम समायोजन करने के बाद उसको आउटर में लिख सके। उसके बाद में अधिकोष अधिविकर्ष दिया हुआ है। अधिकोष अधिविकर्ष यह देयता पार्श्व में लिखा जाता है, क्योंकि एक हमारी लाइबिलिटी होती है, एक अल्पकालीन ऋण होता है। जो भी ऋण होता है वह हमारी लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर अधिकोष अधिविकर्ष को यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखा जाता है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर पूंजी लेखों के लिए हमें करीब करीब आधे फॉर्मेट को छोड़ के उसके नीचे से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर पूंजी लेखों का हम बराबर लिख सके। पूंजी लेखे यहाँ पर ज़्यादा समायोजन नहीं है इसमें इस उदाहरण में, इसीलिए हमने इसको स्थिति विवरण में ही बनाया है। नेक्स्ट उदाहरण में हम जब बनाएंगे तब उसको अलग बनाएंगे, क्योंकि उसमें समायोजन ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे समय में ज़्यादा प्रविष्टियाँ होने के कारण उसको स्थिति विवरण में लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रविष्टियाँ ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा जगह लगेगी और वह जो है समझ में बराबर नहीं आएगा। इसीलिए उसको अलग से लेके बनाकर उसका आधिक्य सिर्फ हम पूंजी लेखों को यहाँ पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो पूंजी लेखों के नीचे यहाँ पर अधिकोष अधिविकर्ष आना चाहिए। इस तरह से हमको सेटिंग करनी है। अधिकोष अधिविकर्ष जो है यह हमारा अल्पकालीन ऋण होने के कारण देयता पार्श्व में हमने इसको दिखाया है 16,000 रुपये और 16,900 रुपये। उसके पश्चात है देय विपत्र। देय विपत्र भी हमारी यह देयता है, इसीलिए इसको देयता पार्श्व में अर्थात लाइबिलिटी पार्श्व में देय विपत्र के नाम से यहाँ पर 6,000 रुपये हमने लिख दिए हैं। अब ये जो पूंजी लेके दिए हुए हैं 40,000 यहाँ पर राहुल का 40,000 रुपये आधिक्य, रोशन का भी 40,000 आधिक्य है। तो पूंजी लेखे में हमने यहाँ पर राहुल और रोशन यहाँ पर हमको 40,000 रुपये और यहाँ पर 40,000 रुपये दर्शाना है। अब इसमें जो समायोजन दिए हुए हैं ये समायोजनों को हम अभी ये हो गए, सारे समाकलन के पद हमारे कंप्लीट हो गए। और अब हम समायोजनों पर आते हैं। 31/2002 को अंतिम स्कंध का मूल्य 38,000 रुपये था। यह 38,000 रुपये हमने यहाँ पर अंतिम स्कंध की 2 जगह प्रविष्टि होगी, क्योंकि समायोजन जैसे कि आपको पता है ऐसी प्रविष्टियाँ होती है जिनका कि हमने अभी तक कोई लेखांकन नहीं किया है। इसीलिए द्विप्रविष्टि प्रणाली के अनुसार इनका 2 जगहों पर प्रविष्टि की जाएंगी, एक विकलन में और एक समाकलन में। तो अंतिम स्कंध यह हमारा जो बचा हुआ स्कंध होता है यह हमारी संपत्ति होता है और यह संपत्ति पार्श्व में हम यहाँ पर दर्शाते हैं। और दूसरा इसका जो प्रभाव होता है यह समाकलन पार्श्व में होना चाहिए और व्यापार लेखे के समाकलन पार्श्व में यहाँ पर अंतिम स्कंध हमने दिखा दिया है। इस अंतिम स्कंध को 2 जगह हमने दर्शाने के बाद में दूसरा नंबर की जो समायोजन है इस पर रहते हैं। अदत्त वृत्ति 500 रुपये है। अदत्त वृत्ति है इसी वर्ष से संबंधित है, इसीलिए इसको इस वर्ष की वृत्ति में ऐड करना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर विकलन में ऐड कर दिया। ये हो गया विकलन का प्रभाव। और टोटल वृत्ति हो गई साल भर की 4,500। लेकिन इसका दूसरा प्रभाव जो है जो समाकलन पार्श्व में होना चाहिए, अदत्त वृत्ति है इस साल की है लेकिन इसका हमने अभी तक भुगतान नहीं किया है, इसीलिए यह हमारी देयता है, इसीलिए इसको यहाँ पर देयता पार्श्व में हम लिखेंगे। उसके पश्चात जो समायोजन दिया हुआ है वह है पूर्व प्राप्त किराया। पूर्व प्राप्त किराया यह अगले वर्ष का किराया होता है जो कि हमें इस साल में प्राप्त हो गया है, अर्थात हमारी आय है लेकिन अगले वर्ष की है, इस वर्ष की नहीं है। इसीलिए हमको इसको चालू वर्ष के प्राप्त किराए में से ये जो प्राप्त किराया परीक्षा सूची में चालू वर्ष का दिया हुआ था वह हमने यहाँ पर लिख दिया था, उसमें से यह राशि पूर्व प्राप्त किराए की माइनस कर देंगे और आउटर कॉलम में 1,000 रुपये हम दर्शाएंगे। 800 रुपये माइनस करने के बाद 1,000 शुद्ध प्राप्त किराया हमने आउटर में लिख दिया है। अब यह हो गया समाकलन में से माइनस किया, इसका मतलब क्या हुआ, प्राप्त किराया लेखा यहाँ पर क्या हो रहा है, विकलित हो रहा है, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है इसीलिए यह विकलित हो रहा है।
और पूर्व प्राप्त किराया लेखा यहाँ पर समाकलित हो रहा है। इसकी प्रविष्टि इस प्रकार हो रही है, जैसे कि प्राप्त किराया लेखा विकलित, पूर्व प्राप्त किराया लेखा समाकलित। अब यह पूर्व प्राप्त किराया लेखा जो है यह अभी हमारे लिए अगले वर्ष के लिए देयता है, इसीलिए इसको हम देयता पार्श्व में पूर्व प्राप्त किराया 800 रुपये दर्शा देंगे। उसके बाद में है लास्ट समायोजन है, भूमि तथा भवन पर 5%, वाहन पर 10% और फर्नीचर पर 5% अवक्षण का आयोजन करना है। तो हमने ये अवक्षण के प्रतिशत यहाँ पर हमने लिख देना है। अवक्षण 5%, भूमि तथा भवन पर हमने अवक्षण किस तरह से कैलकुलेट किया है यहाँ पर मैं आपको समझा कर देती हूँ। भूमि तथा भवन पर अवक्षण हम किसी भी संपत्ति पर यदि हमें अवक्षण आगणित करना होता है तो उसकी शॉर्टकट भी मैंने यहाँ पर दी है, और लॉन्ग फॉर्म में जिस तरीके से हम इसको हल करेंगे वह इस तरीके से हम हल करते हैं जैसे कि हमने अभी तक के गणित में किया हुआ है। लेकिन इसको हमें शॉर्टकट में यदि करना सीख लेते हैं तो हमारा जो टाइम है वह बहुत सेव होता है। तो यहाँ पर जो 38,000 रुपये है उसके ऊपर में 5% हमको निकालना है अवक्षण, तो इसको कैलकुलेशन करके वो आता है 1,900 रुपये। लेकिन यहाँ पर हम ओरली निकाल सकते हैं। 38,000 का 10% आता है 3,800 रुपये। यहाँ से आखिरी का 0 मैंने कट किया है और वह 10% हमें प्राप्त हो गया। अब ये 10% 3,800 रुपये हमें ज्ञात हो गया है। 10% तो हमको चाहिए 5%, तो 5% को यदि हम आधा कर देंगे, 3,800 का आधा 1,000, यहाँ पर भूमि तथा भवन में से माइनस कर दिया और प्रविष्टि हो गई भूमि तथा भवन लेखा। यहाँ ये विकलनाधिक्य है और विकलनाधिक्य में से ये माइनस हो रहा है, इसलिए भूमि तथा भवन लेखा समाकलित और अवक्षण लेखा विकलित। अवक्षण यह हमारा व्यय होता है और यह व्यय हम सभी लाभालाभ लेखे के विकलन में दर्शाते हैं। तो दूसरा प्रभाव जो है समायोजन का वो यहाँ पर भूमि तथा भवन 1,900 रुपये अवक्षण इस हेड के अंतर्गत यहाँ पर दर्शा देना है। उसके बाद में है वाहन के ऊपर में हमें 10% दिया हुआ है। वाहन के ऊपर में हम 10% आगणित करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो 1,600 रुपये आता है। लेकिन अगर इसको ओरली निकालना है तो इसकी जो मूल्य है 16,000 रुपये, इसका 1 0 कट कर देंगे तो हमें 10% मिलेगा 1,600, और हमें 10% ही अवक्षण निकालना है, इसीलिए अवक्षण हमने 1,600 रुपये 16,000 में से माइनस करके आउटर में 15,500 रुपये 400 रुपये दिखा दिए हैं। अब ये जो 1,600 रुपये जो अवक्षण आया था वह अवक्षण हमें यहाँ पर विकलन पार्श्व में लाभालाभ लेखे के दर्शाना है 1,600 रुपये, जैसे कि भूमि तथा भवन का अवक्षण हमने विकलन में दर्शाया था। उसी तरीके से फर्नीचर भी अवक्षण हमको 5% कैलकुलेट करना है 15,000 के ऊपर में। 15,000 का 1 0 कट कर दिया जाए तो 1,500 रुपये 10% ज्ञात होता है, और उसको यदि 5% निकालना है तो उसका आधा करेंगे, क्योंकि 10% का आधा 5%, उसी प्रकार उसकी राशि 1,500 का आधा 750 रुपये। यह हम इसमें से फर्नीचर में से यहाँ पर माइनस करके आउटर में शुद्ध राशि दिखा देंगे, और यह जो राशि है 750 रुपये, यह 750 रुपये विकलन में यहाँ पर अवक्षण के रूप में दर्शाएंगे। और यह जो कैलकुलेशंस हैं जो मैंने आपको 11th में भी हल करना सिखाए थे, अभी आपको यहाँ पर काम आएंगे और आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर ये हो गए, समायोजन भी हमारे पूरे हो गए, और उसके पश्चात हमने ये जो सारे पद है वो सारे पद हमने लाइन बाय लाइन लिए थे, इसीलिए हमारी गलती होने के चांसेस बहुत कम है और हुई नहीं होगी हमारी गलती, और हमारा जो आंसर आएगा वो आसानी से आ जाएगा और हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो इसमें जो हमने ये पूरे समायोजन करने के बाद में हम अभी टोटल्स करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए कि विकलन और समाकलन की टोटल जो है यह हमारी जो टोटल है यह टोटल किस तरफ की ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि किस तरफ की टोटल ज़्यादा आएंगी। तो जिस तरफ की टोटल ज़्यादा आएंगी उसकी टोटल पहले करते हैं और उसमें से हम विकलन की राशि को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल राशि आई है, यहाँ पर समाकलन की टोटल ज़्यादा आ रही है, उसकी टोटल आती है 1,31,000, और 1,31,000 यह जो है यह इस तरीके से आई है, विक्रय माइनस विक्रय प्रत्यय 93,000 और अंतिम स्कंद 38,000, ऐसी टोटल मिलाई जाए तो 1,31,000 आपकी टोटल आएगी। और उसमें से ये 30,000, 56,000 और 4,500 की टोटल माइनस करेंगे तो सकल लाभ आता है 40,500, क्योंकि समाकलना अधिक क्या आ रहा है इसीलिए हमारा सकल लाभ यहाँ पर निकला है। और यह सकल लाभ हमको यहाँ पर समाकलन पार्श्व में लाभालाभ लेखे के स्थानांतरित कर देना है।
अब यहाँ पर लाभालाभ लेखे के समाकलन पार्श्व में दो ही पद है, 40,500 और ये 1,000 प्राप्त किराया। इसकी टोटल आती है 41,500। और यहाँ पर विकलन के पद छोटे छोटे पद हैं, इससे हमको पता चल जाता है कि समाकलन की टोटल ज़्यादा आएगी। तो ऐसे समय में हमें समाकलन की टोटल करके विकलन की टोटल को माइनस करना है। तो विकलन की टोटल हमें यहाँ पर ले लेनी है और कर लेनी है रफ में, और उसको यहाँ पर 41,500 में से माइनस कर देना है। तो जो शुद्ध लाभ आता है वह आता है 22,050। 22,050 को दो भागों में हमको इक्वली विभाजित करना है। राहुल और रोशन के अकाउंट में इसको स्थानांतरित करना है। तो वह आती है 22,050 का आधा 11,025 और 11,025। अब ये 11,025 हमको यहाँ पर स्थिति विवरण में दर्शाना है। स्थिति विवरण में हमने यहाँ पर पूंजी लेखे में 40,000 रुपये दिखाए थे। यहाँ पर इसमें उसमें से 11,025 इसमें ऐड कर दिए, टोटल आ गए 51,025। और दूसरा जो साझेदार है उसका भी आदि के 40,000 रुपये था, उसमें 11,025 ऐड किया तो 51,025 यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर अधिकोष अधिविकर्ष देवी पत्र अदत्त भृति और पूर्व प्राप्त किराया भी दिया हुआ है। इसकी टोटल यदि हम करते हैं तो वह आती है 1,26,250। अब यहाँ पर ये देयता पार्श्व की टोटल 1,26,250 आई है। उसी प्रकार यहाँ पर संपत्ति पार्श्व की टोटल करने पर आपकी ये टोटल 1,26,250 आनी ही चाहिए। और अगर नहीं आती है तो इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। तो इसके लिए हमें पूरा उदाहरण फिर से चेक करके देखना पड़ेंगे कि कहाँ गलती की है, तब जाके हमारा ये स्थिति विवरण टैली होगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये उदाहरण क्रमांक 2 हमने देखा। अगले वीडियो में हम उदाहरण क्रमांक 3 देखेंगे। नमस्कार।